हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और आप सभी को लग भी रहा था कि इस पर सर एक वीडियो लेकर के आए जिसमें हमें इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिले कि भाई कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है और क्यों इतना वॉर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, खास करके हमास के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। और क्या है इंडिया का स्टैंड इस मुद्दे को लेकर के, इंडिया क्या कहना चाह रहा है, क्या इंडिया इस बात को लेकर के अपनी बात कह रहा है। ये सारी चर्चाएं आज के इस वीडियो में, आज की इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को जान करके। इसकी सारी इंफॉर्मेशन को हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो ये शुरुआत कब से होती है, इसके इतिहास को भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अभी क्या हुआ, रिसेंटली 7-8 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली हमास के द्वारा अटैक किया गया रॉकेट लॉन्चर के द्वारा, और लगभग 5000 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर को एक साथ लॉन्च किया गया हमास ग्रुप के द्वारा। अब कई बच्चों के दिमाग में यह आता है कि सर अभी तो आप पैलेस्टीन कह रहे थे, तो फिर यह हमास क्या है। तो ये पैलेस्टीन में से ही, या PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1964 में बना एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन बाद में 1987 में इस पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 हिस्से हो गए और एक हिस्सा मॉडरेट हिस्सा बना जिसे फतह के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हिस्सा बनता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कि हमास के नाम से जाना जाता है। हमास को आज की डेट में कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, खास करके यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन और कई सारे डेवलप देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश आज हमास को एक बड़े टेररिस्ट ग्रुप के रूप में डेजिग्नेट करते हैं। तो आज हमास की लड़ाई किसके साथ में चल रही है? इजराइल के साथ में, ज्यू के साथ में चल रही है। और यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रही है। बात करें 2021 की, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पीरियड में भी हमास और इजराइल के बीच में कुछ 18 दिन का वॉर चला, जिसके बाद में हमास का काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इसमें इजराइल जीतता है। उसी तरीके से अभी रिसेंटली हमास ने भी अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के नाम से स्टार्ट किया, और अल अक्सा को बचाने के लिए, उस गोल्डन माउंट ऑफ रॉक को बचाने के लिए आज हमास इतनी जद्दोजहद इजराइल से कर रहा है। अब यह अल अक्सा क्या है, इसके बारे में भी आज के इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो इस तरीके के रॉकेट लॉन्चर को देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये वो रियल पिक्चर है जो कि एक के बाद एक लॉन्च किए गए, किसके द्वारा? हमास के द्वारा, और इजराइल के कई सारे लोग बाग इसके अंदर मारे गए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी एक के बाद एक जो है अटैक करना शुरू किया, और बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे वॉर अनाउंस कर दिया और यह कहा कि यह इजराइल के लिए एक वॉर है और अब हम इसे खत्म करेंगे, क्योंकि हमास ने इसकी शुरुआत की। अब इसे खत्म करने का जो अंजाम है वो इजराइल के द्वारा दिया जाएगा। तो एक के बाद एक देख सकते हैं आप किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। बात करें हमास के द्वारा तैयार किए गए वो छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर, लेकिन ये बड़े असरकारक है और ये इन्हीं के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और इनकी रेंज को आप देख सकते हैं। ये वो लॉन्चर है। शुरुआत देखें, 5 किलोमीटर से इसकी शुरुआत होती है, फिर आगे चल करके इनकी रेंज धीरे 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 जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो टेक्नोलॉजी ने भी अपना असर दिखाना स्टार्ट किया, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कितना मॉडिफिकेशन हमास ने अपने लॉन्चर्स के अंदर देखने को मिले हैं, कि जिसकी शुरुआत 4-4.5 किलोमीटर के अटैकिंग रेंज की होती है, और आज की डेट में हमास के पास ऐसे कई बड़े रॉकेट लॉन्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनकी रेंज 55-60 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है।
हमास इन रॉकेट का इस्तेमाल अधिकतर गाजा स्ट्रिप से करता है, गाजा पट्टी से करता है। अब ये गाजा पट्टी कहां पर है मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कि मेडिटेरियन सी से लगी हुई स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगी, जहां पे हमास का सेंटर पॉइंट माना जाता है। और यहीं से ये निशाना बनाता है इजराइल की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जहां पे सारे बड़े बड़े नेशंस की, बड़ी बड़ी कंट्रीज की एम्बेसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसे तेल अवीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेल अवीव कहा जाता है ना। इजराइल की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल किसे कहा जाता है? तो तेल अवीव को, जहां पे सारे ऑफिसेस, सारी एम्बेसीज आपको देखने को मिलती हैं। और ये कुछ किलोमीटर दूर ही स्थित है, जो कि मेडिटेरियन सी से लगी हुई आपको देखने को मिलती है। तो यहां से आसानी से हमास जो है वो अपने रॉकेट लॉन्चर्स के तहत अटैक करता है। ठीक उसी तरीके से इसकी जवाबी कार्यवाही में इजराइल भी क्या करता है? अपनी आयरन डोम का इस्तेमाल करता है। आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया में ऐसे कुछ ही देश हैं जिनके पास अपने स्वदेशी बने हुए, इंडिजीनियसली तरीके से बने हुए रॉकेट एंटी जो बैलिस्टिक आपको डोम देखने को मिलेंगे, जिसे इजराइल के द्वारा आयरन डोम कहा जाता है। दुश्मन की तरफ से लॉन्च किए गए रॉकेट लॉन्चर्स को हवा में ही रोक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेसिटी है वो इजराइल के पास में मौजूद है, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये आयरन डोम भी एक टाइम पे इतने कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमास के तरफ से 5000 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर को एक साथ इजराइल के ऊपर लॉन्च करना, तो कहीं ना कहीं ये आयरन डोम भी उस समय पर कुछ रॉकेट लॉन्चर्स को ही रोक पाया। लेकिन कई सारे ऐसे रॉकेट्स हैं जो कि इजराइल की धरती पर गिरे और कई सारे लोगों की, लगभग 300-350 जीव पीपल की जाने इसके अंदर गई। अभी तक रिकॉर्ड के हिसाब से बताया जा रहा है कि पिछले 8-9 दिनों के अंदर जो वॉर की स्थिति रही है, उसमें 3-3.5 हजार से भी ज्यादा जाने अब तक जा चुकी हैं, जिसमें हमास का, पैलेस्टीनियन पीपल का बहुत बड़ा आंकड़ा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, देख सकते हैं क्या नाम दिया है इस बार हमास ने इस लड़ाई को, इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अब ये अल अक्सा है क्या, इसको हम देखते हैं। बाजू में आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं आप, इसे द गोल्डन माउंट ऑफ रॉक के नाम से जाना जाता है। और यहां पे आप जब देखेंगे तो ये है वो मस्जिद जिसे अल अक्सा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अल अक्सा मस्जिद क्यों इंपॉर्टेंट है इस्लाम के लिए, अरब के लिए, इसको हम समझ लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मक्का वो जगह है सऊदी अरेबिया के अंदर जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद यानी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत की, इनके द्वारा मक्का से इनकी यात्रा शुरू होती है और मक्का से फिर ये जाते हैं मदीना की ओर। और मक्का से मदीना की यात्रा का जो बीच का गैप है उसे हिजरत या हज के नाम से जाना जाता है। मक्का से प्रॉफिट मोहम्मद मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना में ही इनकी डेथ हो जाती है और यहीं पर आपको इनका जो मस्जिद है, मॉस्क जो है, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है इस्लाम के द्वारा कि अरब के द्वारा यह कहा जाता है कि तीसरी जो होली मॉस्क मानी जाती है, सबसे प्योर जो मॉस्क मानी जाती है, उनमें एक नाम अल अक्सा का देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जन्नत की यात्रा की शुरुआत इसी मॉस्क से की है। इसलिए इस्लाम में इस मॉस्क का नाम भी बिल्कुल मक्का और मदीना की तरह लिया जाता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस्लाम के लिए, अरेबियंस के लिए। और ये लड़ाई आज से नहीं, ये लड़ाई इतिहास के पन्नों में भी कई बार हमें देखने को मिली है। एक एक करके हम उन्हें आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, किसके द्वारा दिया गया है? तो हमास के द्वारा यह नाम दिया गया। देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग बाग परेशान हैं
देखिए जब भी दो देश आपस में या दो ग्रुप आपस में लड़ते हैं तो इसमें तीसरे का नुकसान होता है। कहते हैं कि गेहूं के साथ में घुन पिसना, तो ये घुन मतलब लोगों का पिसना, ये एक बड़ी आम बात है जो कि कई सारे युद्धों के अंदर, कई सारे वॉर के अंदर हमें देखने को मिली है। जैसे एग्जाम्पल रिसेंटली के हम देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया की जो वॉर लड़ाई रही है उसमें भी किस तरीके से आम लोग परेशान रहे। अब यहां पे कहते हैं कि भाई कि परेशान तो हो ही रहे, साथ में लोग बड़ी हालात खराब हैं। इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने एक ऑपरेशन को यहां पे चलाया है। आप बता सकते हैं कौन सा ऑपरेशन है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़ाई के बीच में आपको एक ऑपरेशन देखने को मिलेगा जो कि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा इसको चलाया गया है। काफी पीछे लग गई है स्लाइड, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको आगे चल करके आपको बता दूंगा। तो ऑपरेशन अजय जो है, इस मिशन को नाम दिया गया है भारत सरकार, खास करके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। देख सकते हैं आप, है ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी इसको लेकर के बड़ी चिंता जताई है। एक इमरजेंसी मीटिंग इस वायलेंस को खत्म करने के लिए बुलाई गई थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। बात करें इजराइल की, तो इजराइल में मैंने आपको बताया था कि गाजा स्ट्रिप की बात करें तो गाजा स्ट्रिप कहां पर आपको देखने को मिलेगी, तो गाजा स्ट्रिप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला मैप से आपको क्लियर होगा, ये है इजराइल का मैप और ये है मेडिटेरियन सी से लगा हुआ। और कुछ 2 पार्ट आपको पैलेस्टीन के कंट्रोल में देखने को मिलेंगे। एक तो ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा वेस्ट बैंक कहलाता है ना, क्या कहते हैं इसे? वेस्ट बैंक कहते हैं। वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के कहां पर है, तो ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। और वहीं पर मैं जहां पे कह रहा हूं कि ये गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप में ही किसका कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा? तो हमास का कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। और यहीं से ये तेल अवीव, मान लीजिए ये तेल अवीव है, मैंने जैसा कि आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इजराइल की, और यहीं से कई सारे अटैक जो हैं वो किए जाते हैं, है ना। अभी रिसेंटली जो अटैक हुए हैं वो 5000 रॉकेट लॉन्चर्स के तहत यहां पर किए गए। और ये कहा, और कई सारे सिविलियंस को, कई सारे जियो पीपल को इन लोगों ने बंदी बना लिया, है ना, होस्टेज बना लिया। और ये कहा कि यदि इन्हें जिंदा वापस चाहते हो तो आप इस वॉर को खत्म कर दो। लेकिन इजराइल मानने वालों में से नहीं है। इजराइल ने कहा कि भाई कि आपसे जो करते बने आप कर लीजिए, हम तो इस वॉर को क्या ही करके रहेंगे, खत्म करके रहेंगे, ये कहा गया। इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया दोनों देशों को सपोर्ट करता है, खास करके पैलेस्टीन को भी उतना ही सपोर्ट करता है और इजराइल को भी दोनों तरीके से सपोर्ट करता है। इंडिया की जानकारी के लिए बता दें, इंडिया वो पहली नॉन अरब कंट्री है जिसने इजराइल के बनने के बाद, यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर रिजोल्यूशन पास होने के बाद जब स्टेट का दर्जा इजराइल को दिया गया, तब वो पहली नॉन अरब कंट्री इंडिया थी जिसने रिकॉग्नाइज किया एज अ स्टेट ऑफ इजराइल। मतलब इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उसी तरीके से पैलेस्टीन को भी हम एक सेपरेट कंट्री के रूप में हम रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब हमने दोनों देशों के साथ में हमारे जो संबंध है वो अच्छे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमास को देखते हुए इजराइल को सपोर्ट किया है भारत की सरकार ने कि भाई कि हमास ने जिस तरीके का एक्शन इजराइल के लिए लिया है, तो ये मतलब एक तरीके से निंदनीय है। मतलब इस तरीके से ये बताया गया है कि भाई कि इस समय तो हम इजराइल के सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन जब बात पैलेस्टीनियन की या इस्लाम की या अरेबियंस की आती है तब हम दोनों के साथ में डिप्लोमेट तरीके से संबंध निभाते हैं। क्योंकि एक टाइम याद आ रहा है मुझे कि इंदिरा गांधी का वो समय था जब यासिर अराफात जब स्पोक्स पर्सन थे पैलेस्टीन के, तब वहां पर एक भाई बहन का रिश्ता हमें देखने को मिला था। क्योंकि इंदिरा गांधी ने राखी यासिर अराफात के लिए पहुंचाई थी रक्षाबंधन पर, और ये कहा कि आप मेरे भाई के समान हैं और मैं राखी बतौर इस रिश्ते के तौर पर मैं पहुंचा रही हूं। तो ये भाई बहन का रिश्ता पैलेस्टीन के लिए भी
इंडिया और पैलेस्टीन के बीच में रहा है, तो दोनों के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से रहे हैं। बात करें इंडिया के लिए क्या नुकसान हो सकता है आगे चल करके और क्या चर्चाएं अभी चल रही हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि G20 समिट के अंदर हमने कई सारे ऐसे अलायंस पर साइन किया, जिसमें से एक चीज अभी रिसेंटली G20 समिट दिल्ली भारत मंडपम के अंदर जो ऑर्गेनाइज की गई थी, उसके अंदर ही एक ऐसे कॉरिडोर की बात की गई थी जिसमें कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट और इजराइल और सऊदी अरेबिया जैसे देशों का रिलेशन हमें देखने को मिला था, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसको लेकर के अभी रिसेंटली क्या हुए हैं, एग्रीमेंट को साइन किए गए हैं। तो अब इंडिया के लिए ये टेंशन इस वॉर के अंदर देखने को ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर पर स्टे लग सकता है, इस पे कहीं ना कहीं अड़चने पैदा हो सकती हैं, इसमें डिले हो सकता है इस कॉरिडोर को बनने में, जिसको लेकर के अभी रिसेंटली G20 समिट के अंदर हमने इस पर हस्ताक्षर, इस एग्रीमेंट पर हमने क्या किए हैं, साइन किए हैं। ये देख सकते हैं आप गाजा स्ट्रिप, आप देखेंगे तो ये पूरा मेडिटेरियन सी है जो कि लगता है इजराइल से, और ये है गाजा स्ट्राइप, ये गाजा स्ट्रिप, और इसी पर हमास का कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, और यहां पे कई सारे पैलेस्टीनियन पीपल भी आपको देखने को मिलते हैं। बात करें इसके विवाद की, इसके मेन हिस्ट्री की, यदि हम बात करें कि यहां पे लड़ाई किस बात को लेकर के है, तो अब यहां पे 3 रिलीजन को देखने को मिलेगा, जहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप, ये क्रिश्चियन क्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जेरूशलेम बैथलेहम सिटी जीसस क्राइस्ट के लिए भी जानी जाती है, बिकॉज क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है वो यहीं पर हुआ था। वहीं पर इस्लाम के लिए यदि बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी जन्नत की यात्रा जो है वो इसी मॉस्क से की थी, इसीलिए ये इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क मानी जाती है। और उसी तरीके से यदि बात की जाए ज्यूस के लिए, तो ज्यूस के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि यहां पे ज्यू टेम्पल्स हुआ करते थे। अब इन तीनों का ये मानना है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों रिलीजन आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये अब्राहमिक रिलीजन के हिस्से, इनकी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये एक ही पेड़ की कई सारी क्या है, ब्रांचेस मानी जाती हैं, क्योंकि ईसा, मूसा और प्रॉफेट मोहम्मद ये अब्राहमिक रिलीजन से ही क्या करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। अब यहां पे बात कही जाती है कि भाई कि ज्यू जो है, ज्यू के क्रूसिफिकेशंस की बात की जाए तो यूरोप से क्यों किया गया, बिकॉज क्योंकि क्रिश्चियनों का यह मानना है कि जीसस क्राइस्ट के बोल सकते हैं क्रूसिफिकेशन में बड़ा हाथ रहा है किसका, ज्यू पीपल का, यहूदीस का, इसलिए इन लोगों का परसिक्यूशन कहां से कर दिया गया, इन्हें भगा दिया गया यूरोप से, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड में पैलेस्टीन से जाकर के यूरोप में बस चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि यहूदी इस बड़े बिजनेस माइंडेड है और इन्होंने काफी पैसा यूरोप में कमाया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जैसे ही हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, उसी के बाद यहां पे आप देखेंगे कि मतलब यूरोप में एक तरीके से नेशनलिज्म की सोच डेवलप्ड होना शुरू हो जाती है, और नेशनलिज्म की सोच जैसे ही पैदा होती है और उसके बाद में हिटलर चांसलर बनते हैं जर्मनी के, तो यहां पे आपको एक जेनोसाइड आपको काफी बड़ा देखने को मिलता है, और वो है कि हॉलोकॉस्ट कहा जाता है 1939 का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के चांसलर ने कई सारे यहूदियों को गैस के चैम्बर के अंदर बंद करके इन्हें क्या कर दिया था, मार दिया था, जिसकी वजह से ये यहूदीज जो है वो यूरोप से निकल करके किधर आ गए, वापस पैलेस्टीन आ गए। लेकिन इसकी शुरुआत यदि देखी जाए तो कहां से मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917, एक डिक्लेरेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है 1917 का यूके और इजराइल के बीच में हुआ बेलफोर डिक्लेरेशन। बेलफोर यहां पे आपको देखने को मिलेंगे यूके के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिन्होंने यहूदीस को यानी ज्यूस को, इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि यदि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अरेबियंस को खत्म करने में आप यदि हमारा सपोर्ट करेंगे एज अ मिलिशियाज ग्रुप। मिलिशियाज ग्रुप किसे कहा जाता है
कि जो लोग मिलिट्री के हिस्सा तो नहीं है, मिलिट्री का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मिलिट्री की ही तरह ये वेल ट्रेंड होते हैं, इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग और इन्हें काफी ट्रेन किया जाता है, इसे मिलिशियाज ग्रुप कहा जाता है। इसमें सारे यंगस्टर्स को शामिल किया जाता है जो कि किसी देश के लिए लड़ रहे होते हैं। उसी तरीके से यूके के फॉरेन मिनिस्टर सर बेल्फोर ने मिलिशियाज ग्रुप को क्रिएट किया और ये कहा कि आप यदि अरेबियंस को खत्म करने में आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको पैलेस्टीन, जो आपका घर है, आपका जो होमलैंड है, हम उसे दिलवाएंगे। ये बातें यहां पे निकल करके आती हैं। और देखिए 1939 आता है। 1939 के बाद जैसे ही यूरोप के अंदर होलोकॉस्ट होता है, ज्यू यानी इजराइल, जर्मनी के जो चांसलर हैं वो ये इस तरीके का जेनोसाइड जब करते हैं यूरोप के अंदर, और ये उस समय की सबसे बड़ी जेनोसाइड मानी जाती है, जिसमें लगभग 60 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं, है ना, 6 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है, ज्यू पीपल को मार दिया जाता है। और ये यूरोप को छोड़ करके कहां पे बस जाते हैं? पैलेस्टीन में आकर के बस जाते हैं। पैलेस्टीन में पहले से ही अरेबियंस रहा करते थे, है ना, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये उनकी जमीनों को खरीद करके, यानी उन अरेबियंस की जमीनों को खरीद करके वहां पर धीरे धीरे ये अपना अधिकार जमाने लगते हैं। और यहां से शुरुआत होती है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। तो देख सकते हैं आप, यह मामला फिर 1947 के टाइम पीरियड में कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर जाता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जाता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर पूछा जाता है क्या हमें इजराइल को एज अ सेपरेट स्टेट या सेपरेट कंट्री के रूप में हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है और इजराइल को एज अ कंट्री क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद में पैलेस्टीन के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। 44% जमीन का जो हिस्सा है वो इजराइल को दे दिया जाता है और 48% का हिस्सा जमीन का पैलेस्टीन को दे दिया जाता है। 8% का जो जेरूसलम वाला जो पार्ट रहता है, एरिया जो रहता है, उसे इंटरनेशनल कमेटी के कंट्रोल में, जो कि यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में आ जाता है। बिकॉज क्योंकि इजराइल, ज्यू का यह मानना है कि जेरूसलम जो है वो उनकी कल्चरल कैपिटल है, उसी तरीके से पैलेस्टीनियन पीपल्स का भी यह मानना है कि जेरूसलम जो है उनकी कल्चरल कैपिटल है। इसी बात को लेकर के ये लड़ाई आगे बढ़ती है। यहीं से शुरू होता है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के, या इजराइल या ज्यू वर्सेस अरब के बीच में, यहूदी वर्सेस मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट शुरू हो जाती है। और ये पहला वॉर होता है 1948 का, जिसे अरब इजराइल वॉर कहा जाता है। यहां पे पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के लिए इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन जैसी कंट्री एक साथ मिलकर के अटैक करती हैं इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल पहले से ही इस बात को लेकर के, यानी मैं बता रहा हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही ये एज अ मिलिशियाज ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं। और यहां पे ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं यहां तक आते आते कि ये इन सारे अरेबियंस देशों को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। देख सकते हैं आप, इजराइल एक्सटेंड्स इट्स बाउंड्रीज, मतलब जितना इनको पार्ट रेजोल्यूशन 1947 के तहत मिला था, ये 1948 के वॉर में बहुत ज्यादा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। रेफ्यूजीज बन जाते हैं पैलेस्टीनियन पीपल। देखिए, जिनको अधिकार दिलाने आए थे वो रेफ्यूजीज बन जाते हैं, ठीक। और गाजा स्ट्रिप किसके कंट्रोल में चले जाता है? इजिप्ट के कंट्रोल में चले जाता है। और जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है वो जॉर्डन के कंट्रोल में आ जाता है। बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो आप देखेंगे किसके कंट्रोल में आ जाता है, तो वो इजराइल के कंट्रोल में आ जाता है। देख सकते हैं आप, ये है 1948 का वॉर, जिसमें ये पूरा इजराइल के कंट्रोल में आ जाता है। गाजा स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट के, और वेस्ट बैंक किसके कंट्रोल में आ जाता है? जॉर्डन के कंट्रोल में आ जाता है। और पैलेस्टीनियन पीपल जिनको ये अधिकार दिलाने आए थे वो बन जाते हैं रेफ्यूजीज। देखिए क्या चल रहा है।
इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वॉर जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट वॉर के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये लड़ाई जो है 6 दिन तक चली और 6 दिन के बाद ये वॉर जो है खत्म हो जाता है। इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया अगेन क्या करते हैं, इस वॉर को लड़ने के लिए उतरते हैं और वापस से इजराइल को हराने की शुरुआत की जाती है, तैयारी की जाती है। और ये 1967 का जो 6 डे वॉर है, इसे इजराइल 6 दिन में ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। यानी इसमें वापस से हार होती है अरब की और इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया जैसे देशों का काफी बड़ा नुकसान यहां पे हो जाता है, जिसमें इजिप्ट का काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। देख सकते हैं आप गोलन हाइट्स जो कि सीरिया के कंट्रोल में रहता है, ये किसके कंट्रोल में आ जाता है, तो ये इजराइल के कंट्रोल में आ जाता है। साथ में गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला, मतलब गाजा के अलावा इनकी इच्छा थी कि हम पूरे इजराइल पे कब्जा करें, लेकिन गाजा स्ट्रिप तो गई, साथ में इजिप्ट का एक बहुत बड़ा पेनिनसुला भी किसके कंट्रोल में आ जाता है, इजराइल के कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इजराइल और अरेबियंस के बीच में इजिप्ट का काफी बड़ा नुकसान यहां पे होता है। वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन के कंट्रोल में रहता है, वो भी किसके कंट्रोल में आ जाता है, 1967 में ये भी कंट्रोल में आ जाता है, किसके, इजराइल के। इसीलिए 1967 के बाद ऐसा माना जाता है कि जेरूसलम पर जो मेन अधिकार है, मेन जो कंट्रोल है, वो इजराइल का हो जाता है। इसलिए इजराइल की ये मेन कैपिटल मानी जाती है। यह है वो 6 डे वॉर जिसमें काफी बड़ा नुकसान जो है वो अरेबियंस का हो जाता है। अब आते हैं जो तीसरा वॉर माना जाता है, जिसे योम किप्पुर वॉर 1973 के नाम से जाना जाता है। 1973 के इस योम किप्पुर वॉर, पहली बात तो योम किप्पुर क्या है, तो योम किप्पुर एक यहूदी नेशनल फेस्टिवल है जिसके जश्न में डूबे हुए थे कौन, सारे यहूदी, यानी सारे ज्यूज, सारे इजरायली पीपल। तो यही चीज का फायदा उठाते हुए एक और वॉर होता है जिसमें इजराइल, सीरिया, जॉर्डन जैसे देश अगेन अटैक करते हैं, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन इस वॉर में इजराइल का काफी नुकसान हो जाता है, फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है, अपनी हिम्मत को वापस से पक्की करके इस वॉर में वापस से टेट फॉर टैट करते हुए ये वॉर को भी अगेन कौन जीत लेता है, इजराइल वापस से इस वॉर को जीत लेता है। और इसमें बड़ी हार होती है इजिप्ट की, जॉर्डन की, और इस वॉर में इजराइल वापस से कम बैक करता है। और अब यहां पे अरबियन देशों को यह लगता है कि इजराइल से जीतना मुश्किल, नामुमकिन दिख रहा है, जिसकी वजह से अब हमें इजराइल के साथ में बातचीत करके ही क्या लेना चाहिए, मसले को हल करने की जरूरत है। तो वो पहला देश निकल करके आता है अरेबियंस। देखिए अभी भी अरेबियंस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है इजराइल को एज अ कंट्री, लेकिन यहां पे इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री है, पहली मुस्लिम कंट्री है जो निकल करके आती है एक अकॉर्ड के टाइम में, जिसे 1978 का कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं, जो कि अमेरिका के अंदर कराया गया। देख सकते हैं आप, ये शेक हैंड हो रहा है और अमेरिका इसके अंदर मीडिएटरशिप कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात और मैचुगन बेगिन जो कि इजराइल के, आपको क्या देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, इनके बीच में कैंप डेविड अकॉर्ड साइन होता है, जिसमें इजिप्ट वाज द फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट ऑफ इजराइल। मतलब इजराइल को वो पहली दुनिया की मुस्लिम कंट्री क्या कर रही है, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर रही है। और यहीं से मामला अरेबियन कंट्रीज के बीच में निकल करके आता है कि भाई कि लो, अब अरब देशों ने ही क्या कर दिया है, रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद क्या होता है कि जो इजराइल है, जो कि सिनाई पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में कर चुका था, वो रिटर्न करता है इजिप्ट को, और इसके बदले में इजिप्ट रिकॉग्नाइज करता है एज अ स्टेट ऑफ इजराइल, और ये फर्स्ट अरब कंट्री बन जाती है जो कि ऐसा करती है। इसके अलावा बात करें, यहां पे पीएलओ की बात करें, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964, जो कि इन युद्धों में
रेफ्यूजीज बन करके रह गए। उन्होंने कहा कि साहब कि हमें भी हमारा क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, 1964। लेकिन इनको भी ये चीज पता चल गई कि वॉर करने से कोई मतलब नहीं है, एक काम करते हैं हम हमारे पॉलिटिकली ग्रुप को क्रिएट करते हैं, और 1964 में एक पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाया गया, जो कि एक तरीके से पॉलिटिकली ग्रुप था। लेकिन इस पॉलिटिकली ग्रुप के अंदर आपस में ही लोगों की बात नहीं बन पा रही थी, बिकॉज क्योंकि इसमें भी नरमवादी और गरमवादी लोग मौजूद थे। और यही ग्रुप आगे चल करके 1987 में क्या बन जाता है, इसमें से एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप निकल करके हमास बन जाता है। और यही वो ग्रुप है 1987 में हमास ग्रुप, जो कि क्या करता है, इजराइल के अगेंस्ट में अपराइजिंग करता है, एक बगावत करता है, और ये कहता है कि साहब जो चीज हमारी है उसको तो हम लड़के ही लेंगे, ऐसे भीख मांग करके तो नहीं लेंगे। तो फर्स्ट अपराइजिंग होती है, फर्स्ट इंतिफादा होता है 1987 1993 में। आप देख सकते हैं, देखिए क्या निकल करके आता है, पीएलओ से ग्रुप बाहर निकल करके हमास, और यह हथियार उठा लेता है किसके अगेंस्ट में, जीव के अगेंस्ट में, इजरायली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। देखिए मोर नेशनलिस्टिक एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन दी पीएलओ, जिसमें क्या होता है कि 100 से भी ज्यादा जीव पीपल मारे जाते हैं और 1000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन पीपल जो लोग हैं वो इसके अंदर मारे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, पीएलओ ने अपनी बात वापस से बरकरार रखी। पीएलओ ने कहा कि साहब हमास को हम नहीं जानते हैं, हमास अलग है, हम क्या कर सकते हैं, हम आपस में बैठ करके इस मसले को क्या कर लेते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन के मामले को सुलझा लेते हैं। तो इजरायली गवर्नमेंट ने भी कहा कि हाँ ठीक है, ये मामला ठीक हो सकता है, मतलब कि बातचीत से जो मसले हल हो सकते हैं वो लड़ाई करने से नहीं हो सकते हैं। तो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में एक अकॉर्ड साइन होता है जिसे ऑस्लो अकॉर्ड कहते हैं। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो के अंदर इस नेगोशिएशन को लाया जाता है, और 1993 इस ऑस्लो अकॉर्ड को साइन किया जाता है। और इसमें मीडिएटरशिप करता है वापस से कौन, अमेरिका, और अमेरिका के प्रेसिडेंट विल क्लिंटन सेकंड करवाते हैं। दोनों देशों के बीच में मीडिएटरशिप करते हैं बिल क्लिंटन। अब यहां पे देखेंगे इजरायली प्राइम मिनिस्टर ईस्टाक रेबिन आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में यासिर अराफात जो कि पैलेस्टीन के स्पोक्स पर्सन है। इन दोनों के बीच में 1993-1995 के अंदर ऑस्लो अकॉर्ड को साइन किया जाता है, और यही वो अकॉर्ड है जिसको लेकर के इन दोनों को, यानी ईस्टाक रेबिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल और यासिर अराफात जो कि स्पोक्स पर्सन है पैलेस्टीन के, इन दोनों को पीस का नोबेल प्राइज 1994 में इसी ऑस्लो अकॉर्ड को साइन करने के लिए दिया जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ध्यान रखेंगे आप लोग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन 2000 में वापस से हमास, अब यहां पे पीएलओ नहीं है, पीएलओ तो पहले भी नहीं था, पीएलओ अभी भी नहीं है, लेकिन हमास ग्रुप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इजराइल को भी यह लगता है कि गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल करने से कोई मतलब नहीं है, तो इजरायली गवर्नमेंट सेकेंड अपराइजिंग जो कि इजराइल और हमास के बीच में 2000 में स्टार्ट होती है और 2005 में खत्म होती है, और इजरायली गवर्नमेंट गाजा स्ट्रिप से अपनी आर्मी को कम बैक करा लेती है और यह कहती है कि गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोल करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमास ये अपनी जीत मानता है कि वहां से इन्होंने क्या करा कि इजरायली आर्मी को इन्होंने पीछे धकेल दिया, और गाजा स्ट्रिप पे 2006 में किसका कंट्रोल, किसका इन्फ्लुएंस बन जाता है, तो देख सकते हैं आप हमास का कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। तभी से हमास 2006 के बाद से गाजा स्ट्रिप के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव आपको देखने को मिलेगा। बात करें पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब कुछ आपको फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, वो क्या है। तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड 28 मई 1964 जेरूसलम, क्योंकि ये अपनी कैपिटल जेरूसलम को ही मानते हैं। मोहम्मद अब्बास कमेटी के चेयरमैन हैं, स्पोक्स पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये आज भी यहूदीस के अगेंस्ट में, जीव के अगेंस्ट में है, जिसको OIC के नाम से जाना जाता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि कई सारे देश आज भी इजराइल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं या उससे किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशन को मेंटेन नहीं रखते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ओआईसी क्या है। यूनाइटेड नेशन के बाद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंडिपेंडेंट बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 57 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। 57 मुस्लिम कंट्री का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। 1969 में यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। हेडक्वार्टर की बात करें तो जेद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर आपको यह हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राइट नाउ इसके हेड कौन है तो हिसन बरहम ताहा, जो कि इसके क्या है प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें दुनिया की सबसे खूंखार इंटेलिजेंस एजेंसी की, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली हमास और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है इसमें एक एजेंसी का बड़ा रोल है देखने को मिल रहा है, और वो है दुनिया की सबसे टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको मोसाद के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल 1949 में इसे बनाया गया 13 दिसंबर, और इसका हेडक्वार्टर आपको तेल अवीव इजराइल के अंदर देखने को मिलेगा। राइट नाउ इसके डायरेक्टर कौन है तो डेविड बर्नी राइट नाउ इसके डायरेक्टर हैं, जो कि इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इजराइल और हमास के वॉर के बीच में। इजराइल की बात करें, इजराइल की कुछ इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेवेंट हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कैपिटल की बात करें अगेन जेरूसलम, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करें तो तेल अवीव। इसाक हर्जोग आपको यहाँ के प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू काफी न्यूज में अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे, वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी की बात करें तो न्यू शेकेल यहां की करेंसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये है यहां की लैंग्वेज कौन सी है तो हिब्रू। इजराइल के अंदर यहूदीज जो है वो हिब्रू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, पैलेस्टीन की बात करें तो पैलेस्टीन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। पैलेस्टीन कैपिटल जेरूसलम, ये भी जेरूसलम क्लेम करते हैं कि हमारी कैपिटल जेरूसलम है। मोहम्मद अब्बास जो कि पीएलओ के भी हेड है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। मोहम्मद सताए यहाँ के क्या है प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो अरेबिक लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। हमास की बात करें तो हमास के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। हमास 1987 में बना है, जब फर्स्ट अपराइजिंग हुई थी, फर्स्ट इंतिफादा हुआ था, तो यह आपको ध्यान रखना है। फाउंडर की बात करें तो अहमद यासिन ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके अलावा बात करें चेयरमैन की तो इस्माइली, यानी ये आपको यहाँ के चेयरमैन देखने को मिलेंगे। स्पोक्स पर्सन फौजी बरहुम आपको देखने को मिलेंगे। हेडक्वार्टर की बात करें तो गाजा स्ट्रिप, गाजा सिटी इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आज के टॉपिक में, आज के इस हिस्से की बात करें, आज के इस मुद्दे की बात करें तो आपको सारी जानकारी एक साथ हमें देखने को मिली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।